मैं शारदा थानवी आज अपनी YouTube चैनल पर लेकर आई हूँ कक्षा 11th की हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा में धूमिल की लिखी कविता घर में वापसी, जिसकी मैं आपको व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल आसान से शब्दों में समझाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। तो कविता के साथ साथ में मैं आपको सबसे पहले करवा रही हूँ धूमिल का जीवन परिचय। इसका थोड़ा सा परिचय हम पाते हैं। देखिए, सुदामा पांडे। धूमिल का जन्म वाराणसी के पास खेवली नामक गांव में हुआ। हाई स्कूल पास करके रोजी की फिक्र में पड़ गए। सन 1958 में ITI वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा किया और वहीं पर अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए। असमय ही ब्रेन ट्यूमर से धूमिल की मृत्यु भी हुई। धूमिल की अनेक कविताएं समकालीन पत्र पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी हैं। कुछ अभी तक अप्रकाशित भी हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उनके काव्य संग्रह हैं। धूमिल को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूमिल के काव्य संस्कारों के भीतर एक खास प्रकार का गवईपन है, एक भदेसपन जो उनके व्यंग्य को धारदार और कविता को असरदार बनाता है। उन्होंने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे जागरूक व्यक्ति की तस्वीर पेश की है और 1960 के बाद के मोहभंग को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। संघर्षरत मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में अगाध करुणा है। उन्हें ऐसा लगता है कि समकालीन परिवेश इस करुणा का शत्रु है, इसीलिए उनकी कविता में यह करुणा कहीं आक्रोश का रूप धारण कर लेती है तो कहीं व्यंग्य और चुटकलेबाजी का। साठोत्तरी कविता के इसी आक्रोश और जमीन से जुड़ी मुहावरेदार भाषा के कारण धूमिल की कविताएं अलग से पहचानी जाती हैं। धूमिल की काव्य भाषा और काव्य शिल्प में एक जबरदस्त गर्माहट है, ऐसी गर्माहट जो बिजली के ताप से नहीं, जेठ की दोपहरी से आती है। जो हमारे पास में कविता दे रखी है घर में वापसी, वो ये इनकी प्रमुख कविता है, जिसमें गरीबी से संघर्षरत एक परिवार की जो जिंदगी है, जीवन है, उसका चित्रण बहुत बखूबी से किया गया है। तो हम प्रारंभ करते हैं धूमिल की कविता घर में वापसी की व्याख्या। देखिए, हम प्रारंभ कर रहे हैं धूमिल की कविता घर में वापसी। कविता की पहली पंक्ति देखिए, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लोहसाई की ठंडी सलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पड़ाव का मतलब होता है ठहरने का स्थान या चरण। लोहसाई का मतलब है लोहे के औजार बनाने वाली जो भट्टी होती है वो। सलाखें लोहे की छड़ होती है। दीवट किसको कहते हैं? दिया रखने के लिए जो बनाया गया स्थान होता है उसको कहते हैं दीवट। हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं। देखिए, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें। कवि अपने जो संघर्षरत, गरीबी के कारण जो संघर्षरत परिवार है उसका प्रेम, अपनत्व और अन्य सारे रिश्ते जो धूमिल पड़ गए हैं गरीबी के कारण से, उनकी व्याख्या करते हुए क्या कहता है? कवि का कथन है कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, अर्थात मेरे घर में कुल 5 ही सदस्य हैं। कुल 5 सदस्य और उनकी 5 जोड़ी आंखें, एक सदस्य की 2 जोड़ी आंखें, तो कुल 5 ही सदस्य हैं, जिनमें माता, पिता, पुत्री, पत्नी और स्वयं कवि हैं। माता की आंखें, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। माता की आंखों को उन्होंने किसके समान बताया? तीर्थ यात्रा की बस के समान, और वो भी पंचर पहियों के समान बताया है, जो जीवन का पड़ाव आने से पहले ही क्या हो गया? पंचर हो गया, अर्थात माँ की आंखों की ज्योति बुझ गई है, ज्योति चली गई है। कवि कहते हैं, माँ की आंखें तीर्थ यात्रा में जाने वाली बस के उन 2 पहियों के समान हैं जो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पंचर हो गए हैं, अर्थात जीवन का आखिरी पड़ाव आने से पहले ही माँ अपनी आंखों की जो है ज्योति है वो खो बैठी है। अब आगे देखिए, पिता की आंखें लोहसाई की ठंडी सलाखें हैं, और पिता की आंखें गरीबी के कारण तेजहीन हो गई हैं। तेजहीन हो गई हैं जैसे कि ईंधन के अभाव में क्या होता है, जो लोहार की भट्टी होती है, लोहे की भट्टी होती है, वो भी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो ईंधन के अभाव में लोहे की भट्टी की ठंडी सलाखों के समान मेरे पिता की आंखें हैं। पिता की आंखों में ना तो कोई तेज है और ना ही कोई आशा की चमक। और बेटी की आंखों की उन्होंने जो समानता बताई है या उपमा बताई है वो कैसे बताई है? देखिए, बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर, दीवट जो दिया रखने का स्थान होता है उसको कहते हैं,
और बेटी की आंखें ऐसी हैं, पुत्री की आंखें ऐसी हैं जो दीवट पर जलने वाले दो दीपकों के समान हैं। वो भी घी के जो दीपक जो जलते हैं उन दीपकों के समान है, अर्थात उनमें अभी निश्चलता है, भोलापन है और पवित्रता का भाव है, और उनमें मतलब भोलापन अभी भी विद्यमान है। अब आगे देखिए, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। आगे कवि कहता है कि मेरी पत्नी की आंखें केवल आंखें ही नहीं हैं, वे ऐसे दो हाथ हैं जो मुझे और मेरे परिवार को हमेशा आर्थिक तंगी से, गरीबी से जूझने के लिए सहारा, संबल प्रदान करते हैं। हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं, वे हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। पत्नी केवल परिवार की सदस्यता ही नहीं अपितु किनका, कवि का स्वयं का सहारा भी है। उसी ने उनको और उनके पूरे परिवार को गरीबी में टूटने और बिखरने से रोक रखा है। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। अब कवि आगे क्या कहता है? कवि कहता है कि मेरी पत्नी का जो प्रेम है वो मेरे लिए सहारा बन गया है और मुझे आर्थिक संकटों से जूझने में मदद भी करता है। लोगों की दृष्टि से, लोगों का अगर लोकाचार की दृष्टि से अगर हम देखे जाएं, समाज की दृष्टि से देखे जाएं, तो हम पांचों एक ही परिवार के सदस्य हैं। वैसे हम स्वजन हैं, मतलब एक ही परिवार के सदस्य हैं, करीब हैं, अत्यंत करीब भी हैं, क्योंकि सभी में खून का रिश्ता विद्यमान है, भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे के निकट है। परंतु हमारे बीच में एक, बीच की दीवार के दोनों ओर, परंतु हमारे बीच में जो दीवार आ गई है, किसके ऊपर आ गई है? गरीबी की जो दीवार आ गई है। यहाँ पर बीच की दीवार किसको कहा गया है? गरीबी की दीवार को। परंतु कवि कहता है जो हम लोगों के बीच में गरीबी की दीवार आ गई है, इस गरीबी के कारण ये हमारे परिवार में क्या है, रिश्तों में गर्माहट खत्म हो गई है, रिश्ते आपस में बुझ से गए हैं, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं और हमारे पास में धन का अभाव है, इसीलिए हम एक ही घर में रह करके एक दूसरे से दूर भी हो गए हैं। तो ये हुआ है हमारा इतना, इसकी व्याख्या। देखिए आगे की पंक्ति कविता की, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताली को खोलते। इस पैराग्राफ की, इस पद्यांश की जो मैं व्याख्या बता रही हूं, देखिए कवि कहता है कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी आपस में खुल करके बातचीत नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे परिवार में गरीबी के कारण रिश्तों में खुलापन नहीं रह गया और हम एक दूसरे के साथ में सुख दुख की बातों की चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे खून में, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते, लोहा पाना यानी कि हम इतनी ताकत नहीं पाते, हम अपने खून में इतना ताकत नहीं पाते, इतनी ताकत भी नहीं रह गई है कि हम उस लोहे से एक चाबी बनवाकर संबंधों पर जुड़े हुए भाषा के जंग के ताले को खोल दें, कि हम उससे एक ताली बनवाते, ताली मतलब चाबी। और हमारे खून में इतना भी लोहा नहीं पाते, हमारे खून में हम इतनी भी ताकत नहीं पाते, इतनी भी गर्मी नहीं पाते कि हम उस लोहे से एक ताली बनवा लें, यानी कि चाबी बनवा लें और भाषा के भुन्ना सी ताले को खुलवाते। और जो भाषा का ताला लग गया है हम लोगों के बीच में, बातचीत के ऊपर जो विराम लग गया है, उस ताले को खुलवा पाते, उस ताले को खोल करके हम एक दूसरे से बातचीत, सुख दुख आपस में बांट पाते। ऐसा भी हम लोगों में बिल्कुल भी ताकत नहीं रह गई है और हम सत्य विहीन हो गए हैं, क्योंकि हम वास्तव में गरीब हैं। तो ये आया है, कवि कहता है कि गरीबी के कारण रिश्तों में एक जड़ता सी आ गई है, और उनके ऊपर जो, उस पर विचार करते हुए हम स्नेह युक्त वाणी में एक दूसरे से कह भी नहीं पा रहे हैं कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी प्यारी माँ है, ये मेरी पुत्री है। और कवि ये कहना चाह रहा है कि गरीबी के कारण जो पारिवारिक बिखराव आया है, उसे स्नेह से दूर किया जाना बहुत आवश्यक है। ये देखिए, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है, पत्नी को थोड़ा अलग करते कि तू मेरी हमसफर है। कवि कहता है कि गरीबी के कारण रिश्ते बहुत ज्यादा शक्तिहीन हो गए हैं, पुराने आत्मीय संबंधों को पुनः जीवित करना बहुत कठिन हो गया है, आपस में प्यार से बोलना, भाषा एक दूसरे से बिल्कुल कट चुके हैं। कवि सोचता है कि कितना अच्छा होता है यदि हम पारिवारिक संबंधों में जो बिखराव और टूटन के शिकार हो गए हैं, उनमें एक जड़ता सी आ गई है, इनमें वापस जीवंतता आ जाती
और हम एक दूसरे से कहते कि वास्तव में एक दूसरे से परिचय कराते कि ये देखिए मेरे पिता हैं और ये मेरी प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है। और पत्नी को थोड़ा सा अलग करते, क्योंकि जीवन में एक हम सफर होती है, वो पत्नी ही होती है, एकमात्र पत्नी, जो सब रिश्ते छूट जाएं, लेकिन एक पत्नी होती है जो हमेशा पति के साथ में उसके सुख दुख की हम सफर होती है, और उसको कहते हैं कि ये मेरी हम सफर है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। कवि आगे कहता है हम थोड़ा सा जोखिम उठाते इस बात का, इस टूटन को दूर करने का, इस गरीबी को दूर करने का, दीवार पर हाथ रखते और कहते कि ये मेरा घर है। और जो घर है, जिन चार दीवारी में हम रह रहे हैं, उसको कह सकते कि वास्तव में ये देखिए तो मेरा घर है। तो बच्चों, आज हमने की है धूमिल की, अपने इस वीडियो में मैंने आपको धूमिल की लिखी कविता घर पे वापसी, ये इसकी व्याख्या करवाई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। आज के लिए नमस्कार।